नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। नए वित्त वर्ष में खुशखबरी देंगे। फिलहाल बीजेपी से 8, जेजेपी से 1 और 1 निर्दलीय है मंत्री। ये बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें, जहां पर हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ऐसे संकेत दुष्यंत चौटाला की तरफ से दिए गए। मंत्रिमंडल विस्तार पर दुष्यंत का बड़ा बयान सामने आया। नए वित्त वर्ष में खुशखबरी देंगे, दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया। हरियाणा में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, ये भी दुष्यंत की तरफ से कहा गया। मंत्रिमंडल विस्तार पर दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया, साथ ही कहा कि नए वित्त वर्ष में खुशखबरी देंगे। दुष्यंत चौटाला की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुष्यंत चौटाला ने ऐसे संकेत दिए। बता दें, फिलहाल बीजेपी के 8, जेजेपी का 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री हैं और अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान डिप्टी सीएम का खास हो जाता है, वित्त वर्ष के साथ खुशखबरी की बात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, लंबे समय से हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसको लेकर इंडिकेशन दिए थे, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगले वित्त वर्ष में, यानी कि मार्च के बाद हरियाणा में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जल्द अगले वित्त वर्ष में खुशखबरी उनकी तरफ से दे दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जो प्रस्तावित और जल्द जो कैबिनेट विस्तार होना था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, वो अब होने जा रहा है। और मंत्रिमंडल की बात करें हरियाणा की, तो 2 सीटें इसमें खाली हैं। एक मंत्री जेजेपी कोटे से और दूसरा बीजेपी के कोटे से बनना तय है। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जेजेपी 2 नए चेहरों को उतार दे और बीजेपी की तरफ से भी कुछ नए चेहरे या मंत्रिमंडल जो मौजूदा मंत्री हैं उनके विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। जी मनोज, खास यहां पर यह भी हो जाता है कि एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की तरफ जो विधायक है वो निर्दलीय हो, कांग्रेस के हो, वो बढ़े। उन्होंने अपने प्रेस नोट में भी ये जाहिर किया। और तीसरी हम जो तरफ देख रहे हैं, दुष्यंत चौटाला की तरफ से खुशखबरी देने की बात की जाती है। ऐसे माहौल के बीच में भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार मजबूत स्थिति में। जी बिल्कुल। देखिए, चाहे जेजेपी हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। और कांग्रेस भले ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लेकिन उनके जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट है। और खासकर किसान आंदोलन की बात करें तो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये पहले भी हो सकता था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से ही इसमें कुछ डिले हुआ है। और किसान आंदोलन में से जुड़े जो नेता हैं उन्होंने जिस प्रकार से ऐलान किया है कि वो विधायकों के पास जाएंगे और विश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के जो विधायक हैं जिस भी पार्टी से हैं वो बंधे हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संकेत दिए थे कि वो व्हिप जारी कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। और अगर व्हिप जारी होता है तो फिर कोई क्रॉस वोटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो उससे तो कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बीच दोनों पार्टियों की कोशिश है कि सरकार को बहुत मजबूती के साथ चलाया जाए, जो सीटें खाली हैं उनको भरा जाए, नए फेर बदल करके एक कोशिश दिखाने की जाए कि हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है बिल्कुल मजबूत है। जी बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से बड़ी बात कही गई, मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द फैसला हो सकता है और ऐसे संकेत दिए गए कि नए वित्त वर्ष के साथ खुशखबरी। और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान आया। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कसा। ऐसे लोगों को अपने संगठन पर ही विश्वास नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर 30 विधायकों के भी दस्तखत नहीं है। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय मिलकर 4 साल पूरा करेंगे। सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, इसी मजबूती के साथ आगे भी चलती रहेगी। जो लोग अविश्वास की बात करते हैं, आज जहां जनता ने तो विश्वास उन लोगों से खो दिया, वहीं आज शायद उनके संगठन के अंदर भी उनका विश्वास नहीं रहा। और जिस तरह के कदम पिछले दिनों उठे हैं जम्मू के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर, ये दिखाते हैं कि आज वो लोग इंटरनली भी कमजोर हो रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने खुदकुशी की है।
हिसार के सिसाए गांव का रहने वाला यह किसान था। किसान राजवीर ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में लिखा, रद्द करे कृषि कानून। जी हां, सरकार के लिए लिखा गया और कहा गया कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे। टीकरी बॉर्डर पर अब तक 4 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने खुदकुशी की है। हिसार के एक गांव का रहने वाला ये किसान, टीकरी बॉर्डर पर जिस शख्स ने खुदकुशी की, सिसाए गांव का रहने वाला था ये किसान। और इस किसान ने अपने सुसाइड नोट पर लिखा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। ये बात है, ये बंदा 3 महीने आज 9 दिन से लंगर सेवा में था, दिन रात यहीं रहता था। ये बंदा दिल पर ले रहा था, यो 10-12 बजे लगभग ताश खेला है। उसके बाद ये और बंदे सोने लग गए। उसके बाद उसे कापी में इसने पेज पैड के ने अपना लिख के न गया सारी वित्तीय पुलिस ने, ये मैं इतना दुखी हूँ साहब में किसानों बारे में 3 महीने और 10 दिन हो गए। इस बंदा ने लंगर सेवा में था। ये बंदा दिल पर ले गया, दूर कल रोड रोकना था, सारी बात हम आगे रहे करता जी। हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। अविश्वास प्रस्ताव का किसान संगठनों ने भी समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने सभी लोगों से यह अपील की कि बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर सभी विधायक, खासकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर पर एक और युवा किसान ने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक आने से हरेंद्र सिंह की जान गई। करनाल के असंध का यह किसान रहने वाला था। किसान हरेंद्र सिंह शनिवार को केएमपी एक्सप्रेसवे के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। हरेंद्र सिंह का एक 7 साल का बेटा भी है। तो हार्ट अटैक आने से एक और किसान की मौत हुई सिंघू बॉर्डर पर। किसान आंदोलन धरने में शामिल होने के लिए, जिसका नाम था हरिंदर। ये थाना असंध जिला करनाल का रहने वाला था और 3 तारीख को धरने में आया था। कैसे मौत हुई इसकी? इसके जो इसके साथी हैं वो बता रहे कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी हम सरकारी अथॉरिटी सोनीपत में इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ये कहाँ पे हुआ? सिंघू बॉर्डर पे? ये सिंघू बॉर्डर पे नहीं हुआ सर। ये किसान आंदोलन में रेडियो माल है, टीडीए कुंडली बादरकपा गाँव रसोई का, उसकी पार्क में ट्रैक्टर ट्रेलियाँ खड़ी थी और ये ट्रेली में सो रहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ किसान कांग्रेस ने आंदोलन के 101 दिन पूरे होने पर दिल्ली में कलश यात्रा निकाली। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय से बाहर आते ही पुलिस ने किसान कांग्रेस के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। अकबर रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं के हाथ में कलश के अंदर अलग अलग जिलों की मिट्टी भरी थी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार को तानाशाह करार दे दिया। किसान प्रदर्शन के आज 101 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो 3 कानून कृषि सुधार लाए हैं और आज आप ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय या निवास तक आपको जाने नहीं दे रहे हैं। तानाशाह सरकार है, क्या कर सकते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से देश की भारत माता की मिट्टी को देना चाहते थे कि देश की इसी मिट्टी की सौगंध 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने खाई थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज एक एक करके देश की सभी संस्थानों का बेचने का काम ये सरकार कर रही है। आज आप देख सकते हैं बॉर्डरों पर क्या हालात है। चाइना उधर से और इधर से बांग्लादेश जैसा छोटा देश हमारे को आंख दिखाने पे काबू जो है किसानी को बेचने का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं। प्रस्ताव दे दिया है, किसान नेताओं को ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको एक कहावत याद होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। सरकार उसी तरीके से काम करे। जब देश का सभी किसान संगठन बार बार अपील कर रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो ये सब किसान कांग्रेस के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे देश का अन्नदाता आंदोलन
नहीं छोड़ेगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कोरोना संक्रमण की कई लहरों का सामना कर चुकी दिल्ली में एक बार फिर संक्रमण का दर बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में यहां सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई, केरल समेत दूसरे राज्यों के भी हालात ठीक नहीं। पंजाब में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। यह रिपोर्ट देखें। कोरोना पर काबू पाने के लिए एक तरफ देश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली समेत कुछ राज्यों में संक्रमण का दर भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण की बात करें तो यहां लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में शनिवार को 321 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि शुक्रवार को 312 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में देश के 15 राज्यों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या के मुकाबले नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 10,187 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले 5 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां शुक्रवार और शनिवार दोनों ही दिन लगातार नए मरीजों की संख्या 10,000 के पार चली गई। इसके अलावा केरल में 24 घंटे में 2,791 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में शनिवार को 467 नए मरीजों की पहचान हुई। राजस्थान में शनिवार को 233 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि देश भर में 24 घंटे में 18,711 नए मामले सामने आए हैं। साफ है ये आंकड़े डराने वाले हैं, वो भी तब जब देश में लाखों लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सरकार टीकाकरण की शुरुआत से ही कह रही है कि टीके के साथ सावधानी भी जरूरी है। ऐसे में लोगों को तब तक सावधानी बरतनी चाहिए जब तक कि देश कोरोना मुक्त घोषित न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया आविष्कारी शौर्य भसीन से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस, इस मंच पर हम मिले हैं कुछ थिंकर्स, इनोवेटर्स, परफॉर्मर्स, अलग अलग टैलेंट देश के कोने कोने से। एक ऐसे ही बहुत ही होनहार बीरवान हैं शौर्य। चलिए शौर्य से बात करते हैं। शौर्य नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे जरा बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, पर फिर जब मैं सेट पर आया था फिर बहुत कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे। क्या था आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट? सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं अंदर आ रहा था और मैंने एक्चुअली पूरा सेट देखा और एंड आई गॉट टू मीट यू। अरे सो स्वीट ऑफ यू। पर आप सोनम वांगचुक जी से भी आपने राब्ता किया, उनसे भी आपने बात की? जब हम वहाँ पर थे मैंने उनसे बात करा और वो भी बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उन्हें बता सकता था कि मैंने क्या सब बनाया है और एक्चुअली इनोवेशन और इन्वेंटर्स कैसे काम करते हैं। शौर्य एक बात बताइए, अब आप किस पर काम कर रहे हैं? आपका लेटेस्ट इनोवेशन क्या है? हाँ, तो अब मैं एक होम ऑटोमेशन सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ। तो अब मेरे पूरे घर में मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि सारे लाइट, पंखा, सब कुछ उस पर चलने वाला है। डन। ऑल द वेरी बेस्ट शौर्य, सो गुड टू स्पीक टू यू। Thank you. Genius, young genius.